सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बता दें पहले 5 Mi-17 एयरक्राफ्ट जो हैं, हेलीकॉप्टर जो हैं, वो काठमांडू में लैंड कर गए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है, नेपाल में भूकंप से 1805 की मौत हो चुकी है और करीब 4000 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। 546 लोग नेपाल से भारत लाए गए। रात भर आते रहे भूकंप के हल्के हल्के झटके। तकरीबन अभी तक 16 भूकंप के झटके आ चुके हैं, आफ्टर शॉक्स जिन्हें कहते हैं। सुबह 6 बजे भी महसूस हुए झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 आंकी गई है। इनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है और ये अपने आप में खतरा इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि अगर लोग घरों के अंदर हैं, थोड़ी बहुत दीवारों में क्रैक्स हैं या थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है तो उससे और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बाकायदा नेपाल के राष्ट्रपति ने खुले में रात बिताई है। तबाही के बाद की रात दहशत भरी रही है हर एक के लिए और आज अभी की सुबह जो रही है वो और मुश्किल। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन की दिक्कतें हैं और जो पाइपलाइंस है उसमें गैस नहीं है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर भारत की तरफ से यह है कि जो पहले 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं वो काठमांडू में लैंड कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंडेन से जो सबसे बड़ा विमान है C-17 ग्लोबमास्टर, उसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स काठमांडू रवाना होने के लिए तैयारी कर रही है। एक और खबर आपको बता दें, सबसे पहले एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट से भारतीय यात्रियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। उसके बाद आपको बता दें दूसरे विमान C-17 ग्लोबमास्टर से 102 यात्री काठमांडू से पालम एयरबेस लाए गए। और अभी अगर बात की जाए तो भारत ने नेपाल की मदद के लिए एनडीआरएफ के जवानों को लगा रखा है। तो बाहर में जाकर हम लोग टेंट तान कर हम लोग रात भर वही से रात गुजारे हैं। और रात भर भूकंप के झटके, क्योंकि बताया जा रहा था 50 से ज्यादा झटके आए, 30 से 40 झटके रात भर में आया हुआ है। बहुत ज्यादा क्षति, सबसे बेसी ज्यादा क्षति हुआ है गोरखा में हुआ है। बहुत ज्यादा इसका आंकड़ा, इसका कल पता लगेगा। आज बताने लाइन नहीं है, यहाँ पर टीवी भी नहीं चल रहा है। किस तरह से आप लोगों को जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जाहिर है लैंडलाइंस काम नहीं कर रही है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, रेडियो और टीवी के टावर खराब हो गए हैं, तार कट गई हैं, तो ऐसे में किस तरह से जानकारी आप लोग जुटा पा रहे हैं? तो कभी कभी लाइन क्लियर आता है तो फोन पर हम लोग का पता कर लिए हैं। अब यहाँ दुर्गम जगह में ठाव में बहुत दुर्घटना हुआ है। बाजार में भी उधर आपको ठूलो आंगन में भी आदमी भी बहुत मर गया है, घर भी सारा घर भी ढल गया है। अब अभी तक लाइन कभी कभी फोन लगता है तो कांटेक्ट होता है, न तो नहीं होता है। अभी सब तो अब कल तक भी पता लगेगा कि कितना क्षति हुआ है। हम लोग तो अनुमान किए कि 500 क्षति गोरखा में मर गया है आदमी। आपको क्या लगता है, जो लोग मलबे के नीचे अभी भी दबे हुए हो सकते हैं, क्या उनको निकाला जाएगा? तब सही स्थिति कितना वक्त लगेगा उसमें? उसको निकालने के लिए कम से कम आज दिन भर में जैसे बचाव दल का आदमी सब जगह जगह पर, सशस्त्र का पुलिस का आदमी पुग गया है और नेपाली सेना का भी आदमी पुग गया है। हमारा काम चालू है। अब देखिए उसका आंकड़ा करीब 4 बजे तक आ जाएगा। जाहिर है, देखिए आज दिन भर के लिए भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी मशक्कत का काम है नेपाल की सेना के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए और आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जो गांव है वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं और कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनके गिरने की, खासतौर से जिस तरह से आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, उनके गिरने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल रात खुले आसमान के नीचे काटने के बाद लोग अब आगे दिन की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वो लोग जो कि फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके, कम से कम कुछ लोग ऐसे हों जिनको जिंदा निकाला जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन का यह कहना है कि आज भारत की तरफ से करीब 10 फ्लाइट्स वहां पर पहुंचने वाली हैं दिन भर में। नेपाल के विनाशकारी भूकंप में भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी की बेटी समेत 8 भारतीय की भी मौत हुई है।
इसके अलावा अब तक नेपाल में फंसे 546 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। अभी बहुत तबाही मची हुई है। अभी जिस तरह से हालात स्थित में नहीं है वहाँ के। We're very proud that we have a PM like Narendra Modi who gave the flight and we all escaped from that. इनके लिए वो पल बेहद ही भयावह थे। सिर्फ 60 सेकंड में सब कुछ बदल गया। जिंदगी सहम गई। हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। घर मलबे में बदल गए। मौत तांडव करने लगी। अस्पताल कम पड़ गए। इन हालात से निकलकर घर लौटना इनके लिए मानो मौत के मुंह से बाहर आना था। लोगों को काठमांडू एयरपोर्ट से लिया गया है। भारतीय वायुसेना ने बहुत मदद की है। शुक्रिया इंडिया, शुक्रिया भारतीय वायुसेना। हालत इतना खराब है, सब होटल टूटे पड़े, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। भारत सरकार बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा है, मोदी का बहुत अच्छा है। मेरे सामने एक बिल्डिंग गिर गया। फुल हम लोग क्या हुआ तो हमको मालूम भी नहीं, उतना ऐसा हो गया था। बट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी लोग आया था ना, हम लोग बहुत खुश हो गया। देर रात 264 और भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का विमान स्वदेश लौटा। काठमांडू में फंसे 264 भारतीय पर्यटकों को रात करीब 12 बजे दिल्ली लाया गया। इससे पहले कल देर शाम 55 भारतीय पर्यटकों को दिल्ली लाया गया था। एयरफोर्स का C-17 विमान इन लोगों को लेकर के पालम एयरपोर्ट आया है। यहाँ पर लोगों को तकरीबन 200 से लोगों को एयरपोर्ट पर यहाँ पर रेस्क्यू कराकर लेकर के आया गया है। इससे पहले 55 जो लोग थे उनको काठमांडू से, नेपाल से रेस्क्यू करा करके लाया गया था। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उतर रहे हैं, जिनमें महिलाएं हैं, आदमी हैं। उन लोगों को यहाँ पर लेकर के आया गया है। बाकायदा एक NDRF की टीम भी यहाँ से दिल्ली से गई थी। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों में भारतीय दूतावास के कर्मचारी की बेटी समेत 2 भारतीय शामिल हैं। भारतीय दूतावास परिसर में एक मकान गिर गया, जिससे एक CPWD कर्मी मदन की बेटी की मौत हो गई। दूसरे भारतीय की मौत बेर अस्पताल में हुई। नेपाल में करीब 3 लाख विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं। इनमें भारतीयों की भी संख्या है। भारतीय सैलानियों में गुजरात से सबसे ज्यादा 550 सैलानी हैं, जबकि महाराष्ट्र से 187 और कर्नाटक के 100 पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं। पुनीत शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। इस सब के बीच में एक विडंबना ये देखिए कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही एक एक्सपर्ट पैनल नेपाल में काठमांडू में इकट्ठा हुआ था, ये तफ्तीश करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर भूकंप की टाइमिंग कैसे पता लगाई जाए और क्या उसको लेकर तैयारी है। भूकंप से नेपाल के बाद सबसे ज्यादा तबाही बिहार में हुई है। राज्य के 8 जिलों में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही को देखते हुए NDRF की 4 टीमें प्रभावित जिलों में भेजी गई। जमीन के नीचे खलबली तो नेपाल के लामजुंग में हुई, लेकिन उसकी चीख नेपाल तो छोड़िए, हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में सुनाई पड़ी। करीब बहुत तेज से मकान सबका हिलने लगा। बाहर से आवाज आया, सब लोग घर छोड़ के बाहर निकल गए छत सड़क पे। मतलब भूकंप आया, हम लोग का टीम मतलब झुंझुनने लगा। हमको ये समझ में आया कि आज तुरंत हम लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ से निकल के दुकान के बाहर भाग गया है। नेपाल से सटे बिहार में सबसे ज्यादा इस भूकंप की मार पड़ी। दोपहर की गर्मी ने अभी डेरा जमाया ही था कि भूकंप का तेज झटका महसूस हुआ। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कुदरत अपना क्रोध दिखा चुकी थी। चंद मिनट में ही किसी के घर की दीवार दरक गई, पांव तले जमीन हिली तो अफरा तफरी तो मचनी ही थी। खौफ ऐसा बना कि लोग अपने घरों से निकल आए। जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। ऊंची इमारतों से दूरी बना ली गई। डर का साया लोगों के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। पटना में भूकंप के दौरान अफरा तफरी मची रही। घर, मकान,
बिजली के खंभे को हिलते देख लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो कहां जाएं। कई लोग बदहवासी में भागकर गांधी मैदान और इको पार्क आ गए और देर रात तक घर जाने से कतराते रहे। पटना में तो भूकंप के दूसरे झटके के बाद पहले बादल गरजे, फिर बारिश भी होने लगी। भूकंप के आए झटकों से लोग किस तरीके से खौफजदा हैं, देखिए तमाम लोग अपने अपने दफ्तर से बाहर आकर जमा हैं। तकरीबन 1 मिनट तक जोरदार झटके महसूस किए गए। नेपाल का जो हाल हुआ वो सामने है। उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ। यहाँ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बिहार के 8 जिलों में नेपाल से आया भूकंप भयंकर तबाही लेकर आया। सुपौल, अररिया, शिवहर, सारण, दरभंगा, वैशाली, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में भूकंप की वजह से मौत मानो मासूम जिंदगियों पर तांडव कर रही है। जिस वक्त ये भूकंप आया, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन खबर मिलते ही पटना लौट आए। बिहार में तबाही को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीम प्रभावित जिलों में भेजी गई हैं। डीएम और एसपी लगातार लाउड स्पीकर से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लोगों को खुले में सोने को कहा जा रहा है और थाने को नुकसान की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के जितने उत्तरी इलाके हैं वहाँ ऑलमोस्ट सभी जिलों में ट्रेमर्स महसूस किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें हम लोग पुलिस वायरलेस का भी इस्तेमाल करने के लिए कह दिए हैं कि वहाँ उसके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त हों। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग तक हमारे पास जिलों से सूचनाएं बहुत सारी आ जाएंगी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो जा रहा है तुरंत अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो मदद करने के लिए तैयार रहेगा। भूकंप का प्रभाव दिल्ली में भी महसूस हुआ और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी टीमें हैं उसको स्टैंड बाई में कर दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मिनट टू मिनट पूरे भूकंप के पश्चात जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने कार्यालय से मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार पर ये दोहरी मार है। पहले काल बैसाखी काल बनकर टूटा, अब भूकंप आ धमका। अस्पतालों में घायलों का जाना लगा हुआ है और घरों में ये डर पसरा हुआ है कि पता नहीं कब भूकंप फिर से लौट आए। देर रात तक भूकंप के छोटे बड़े 58 झटके महसूस किए गए। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। भारत में उत्तर भारत सहित करीब 13 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के अंदर भूकंप आते आते उसकी तीव्रता तकरीबन 5 रह गई थी, लेकिन जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहां पर इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी और क्योंकि अवधि 1 मिनट तक थी इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और इस भूकंप से तबाही हर तरफ है। जानकी मंदिर की हम बता रहे हैं आपको घटना, किस तरीके से वहां पर एकाएक भूकंप के आते ही हर कोई दहशत में आ गया और बताया जा रहा है कि जानकी मंदिर का जो गुंबद है वो ढह गया। और यहां पर तबाही से पहले और उसके बाद की तस्वीर। ऊपर नीचे सब है, टोटल मंदिर। नेपाल में कई मंदिर और कई धरोहर हैं। उनमें से ही एक था भीमसेन टावर, जिसको धरहरा भी कहते हैं। उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। तकरीबन 9 मंजिला भीमसेन टावर जो था धरहरा, उसमें 8वीं मंजिल पर लोग जाकर पूरे नेपाल के नज़ारे देखते थे। ये एक काठमांडू का टूरिस्ट स्पॉट था और आप ये समझे कि 10 साल पहले ही इसमें लोगों के लिए ऊपर जाना खोला गया था। अब पूरा जमींदोज हो चुका है। 180 लाशें इसके पास से निकाली जा चुकी हैं।